जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से भारत 31 MQ-9B ड्रोन्स लेने वाला है, जो कि तीनों आर्म फोर्सेस के लिए होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $3.5 बिलियन का है। ऐसे में दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स ने अब इंडियन एयरफोर्स के लिए अपना एक नया YFQ-42A कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑफर किया है। दरअसल ये जो YFQ-42A है वो काफी खास माना जा रहा है। ये एक जेट इंजन वाला बिना पायलट का लड़ाकू विमान यानी कि ड्रोन है। इसे अमेरिका की एयरफोर्स अपने मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम के लिए बना रही है। मतलब साफ है कि ये ड्रोन भारत के फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस, राफेल और Su-30 MK के साथ उड़ान भरेगा, यानी कि ये लॉयल विंगमैन बनेगा। अब दोस्तों, इसकी कुछ खासियतें ये भी हैं कि इसका स्टेल्थ डिज़ाइन है, मल्टी मिशन ये कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ISR और बम गिराने जैसी क्षमता है इसमें। इवन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लगी हुई है, जो कि पायलट के बिना भी इसे मिशन करने लायक बनाती है। इसका कॉमन डिज़ाइन है, जो कि अलग अलग मिशन के हिसाब से इसे बदला जा सकता है। इसकी अगर पर यूनिट कॉस्ट देखी जाए तो ये 160 से 240 करोड़ रुपए के बीच इसका पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, जबकि तेजस इससे सस्ता है। अगर दोस्तों भारत इसको लेता है तो इससे भारत की एयर सिक्योरिटी बनेगी, रिस्क भी कम होगा और इवन इसमें कहा ही जा रहा है कि भारत के हथियारों को भी फिट किया जा सकता है, जैसे कि अस्त्र मिसाइल, और इवन भारत का उत्तम ISR इस पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये बात तो चलो समझ में आती है, अमेरिका का ये ऑफर है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों हम विदेशियों पर अगर पैसा देते रहेंगे तो फिर किस बात का मेक इन इंडिया हम लोग कहेंगे। भारत का खुद का लॉयल विंगमैन प्रोग्राम बन रहा है, कैट्स वॉरियर पर काम चल रहा है। भारत की न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज जो है वो भी इसी तरीके के ड्रोन्स को तैयार कर रही है। तो मतलब साफ है कि ऑफर आना अच्छी बात है, स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन भारत को इस ऑफर को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बड़ा धक्का भी लगेगा। दूसरी बात, अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। टैरिफ पॉलिसी उसने ऐसी ठोक दी है कि उसे लगता है कि वो भारत को कंट्रोल कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। लेट्स सी, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अस्त्र मार्क 2 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को तेजी से शामिल करने की तैयारी कर रही है। ये मिसाइल DRDO के द्वारा बनाई गई है और ये पहले से मौजूद अस्त्र मार्क 1 से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। इसमें डुअल पल्स मोटर है, जो कि आखिरी फेज में दोबारा ताकत देती है ताकि फुर्तीले दुश्मनों के विमानों को गिराना आसान हो जाए। इसमें ISR रडार सीकर है, जो कि टारगेट को ज्यादा सटीकता के साथ पकड़ता है। इवन डेटा लिंक के जरिए ये बीच में दिशा बदल सकता है और तेजी से अपडेट ले सकता है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 7 से 8 करोड़ रुपए, जबकि विदेशी मेट्योर मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ है। अस्त्र मार्क 2 इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त PL-15 ही है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है। चाइना के पास PL-15 जो है वो उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। इवन चाइना ने LAC के पास 200 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट डिप्लॉय किए हैं। पाकिस्तान को भी 40 J-35 मिल जाएंगे। तो ऐसे माहौल में अस्त्र मार्क 2 भारत को बराबरी और बढ़त भी दिलाएगी। आपको बता दें कि इस साल Su-30 MK और तेजस मार्क 1A से इसके ट्रायल फायरिंग की जाएगी। 2026 में यूजर ट्रायल और सर्टिफिकेशन मिलेगा। 2028 से बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना में से शामिल कर लिया जाएगा। कहा ही जा रहा है कि फर्स्ट फेज में इंडियन एयरफोर्स लगभग 500 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का ऑर्डर देगी। भारतीय वायुसेना के राफेल और नौसेना के राफेल M में भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि अस्त्र मार्क 2 आने के बाद भारत की विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता घट जाएगी। हालांकि इसके बाद अस्त्र मार्क 3 यानी कि गांडीव भी आएगी, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें रैमजेट इंजन लगा होगा। दोस्तों, वहीं DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक बड़ा कदम उठाया और प्रोजेक्ट कुशा दोस्तों ये भारत का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया के सबसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स को भी टक्कर देगा, इवन S-400 को भी। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा रही है। M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, M2 250 किलोमीटर रेंज वाली है, M3 की रेंज 350 से 400 किलोमीटर होगी और ये सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है। इवन दोस्तों, जो M3 मिसाइल है वो रशिया के S-400 के 40 N6E मिसाइल के बराबर होगी। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होगी और ये ज्यादा मैनोरेबल भी होगी। गाइडेंस की बात की जाए तो इसमें ISR रडार सीकर प्लस इंफ्रारेड प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस है, जो कि इसे बेहद सटीक बनाता है। इवन इसके जरिए भारत हाइपरसोनिक और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिरा सकता है। मतलब साफ है कि M3 भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कहा जा रहा है कि M1 का टेस्ट 2026, M2 का टेस्ट 2027 और M3 का टेस्ट 2028 में किया जाएगा। इवन दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे मिशन सुदर्शन चक्र का। दोस्तों, वहीं भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ने बेहद आधुनिक शिप बॉर्न रडार तैयार कर लिया है। मतलब है कि अब भारतीय नौसेना को विदेशी रडार जैसे कि इजराइल का MF स्टार है उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस रडार की खासियतों की बात की जाए तो ये ISR रडार S-band टेक्नोलॉजी पर है, यानी कि एक साथ ये कई काम कर सकता है।
400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर दुश्मनों के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी पकड़ सकता है। एक बारी में 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इवन दोस्तों ये सैम सिस्टम को भी गाइड कर सकता है। नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड TRMs है, जो पुराने गैस सिस्टम से ज्यादा ताकतवर, टिकाऊ और कम गर्मी पैदा करने वाले हैं। इवन इसका लो प्रोफाइल प्लस ECM सेफ्टी है, यानी कि दुश्मन इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी बचा रहेगा। और भारतीय नौसेना को इसके कई फायदे मिलेंगे, क्योंकि इसे इंडियन वॉरशिप्स में फिट किया जाएगा, खास करके प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स पर। इवन पुराने जहाजों पर भी इसे फिट किया जा सकता है। इसमें 70% कंटेंट स्वदेशी है। भारतीय नौसेना का टारगेट है कि 2027 तक उसके जहाजों में इस टेक्नोलॉजी को लगा दिया जाए। इवन दोस्तों ये रडार एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब भारतीय नौसेना और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जबरदस्त टकराव चला था। हालांकि हमले तो नहीं हुए इस दौरान, लेकिन इस दौरान भारतीय नौसेना ने एक चीज ऑब्जर्व करी। वो ये थी कि लाखों करोड़ों रुपए की मिसाइल उड़ाकर सस्ते ड्रोन को मार गिराना कोई समझदारी वाला सौदा नहीं है। यही वजह है कि अब भारतीय नौसेना ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल तरुण सोबती जी ने कहा कि हम ऐसे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो कम दाम वाले ड्रोन को आसानी से गिरा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना अब काउंटर UAV सिस्टम्स लाने की तैयारी कर रही है, साथ ही ऐसे लॉन्ग रेंज के हथियारों को भी देख रही है जो जमीन और समंदर दोनों जगहों पर दुश्मनों को निशाना बना सके। सोबती जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार थी और हमारे जवान रुकने वाले नहीं थे। वे बस आदेश का इंतजार कर रहे थे और सभी काफी उत्साहित और जोश में थे। दोस्तों एक बार की बात है जब हमारे देश का अपना खुद का फाइटर जेट तेजस आसमान में उड़ रहा था, और ये फाइटर जेट जो कि काफी तेज, मजबूत और भरोसेमंद है, लेकिन दोस्तों उसमें एक छोटी सी कमी थी। उसका जो कांच वाला हिस्सा है, यानी कि कैनोपी और विंडशील्ड, रडार पर साफ दिखाई देते थे। ऐसे में जब दुश्मन का रडार उसे देख लेता तो उसकी चाल छिपना मुश्किल हो जाता। तभी मैदान में आता है DRDO ने सोचा कि क्यों ना तेजस के शीशे पर यानी कि कैनोपी पर एक ऐसी कोटिंग लगाई जाए जो पारदर्शी भी हो और रडार पर नजर भी ना आए। इसीलिए दोस्तों DRDO ने एक टेंडर निकाला है जिसमें कंपनियों से कहा गया है कि आप हमें एक सिलॉक्सिन बेस्ड कोटिंग बनाकर दीजिए। इसे हम तेजस के शीशे पर लगाएंगे और ये कोटिंग ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग कोटिंग के साथ काम करे, जो कि तेजस को और भी ज्यादा स्टेल्थी बना देगा। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि इसके तहत प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन टेक्नोलॉजी से एक कोटिंग तैयार की जाएगी। इसे शीशे के अंदरूनी तरफ लगाया जाएगा। ये कोटिंग ना तो ज्यादा धुंधली होगी और ना ही रोशनी को रोकेगी। इससे तेजस का शीशा मजबूत भी होगा, टिकाऊ भी होगा और रडार पर कम दिखने वाला बन जाएगा। और कंपनियां कम से कम 5 कोटिंग किए हुए शीशे देंगी। इसके अलावा एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट भी देंगे जिसमें कि पूरा लिखा होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और एक फाइनल रिपोर्ट भी दी जाएगी जिसमें सारे टेस्ट के रिजल्ट लिखे होंगे। अब आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कि तेजस के शीशे को कोई जादुई परत से ढक दिया जाएगा, जो दिखने में साफ भी होगा और दुश्मन के रडार से भी बचा होगा। वहीं दोस्तों भारत और जापान की दोस्ती अब समंदर की लहरों पर भी और मजबूत हो रही है। दोनों देशों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो है यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यह हमारे जंगी पोत के लिए खास रडार और एंटीना सिस्टम है। यूनिकॉर्न को हमारे जंगी युद्धपोतों के ऊपर लगाया जाएगा। इसमें कई एंटीना और रडार एक ही मास्ट में फिट हो जाते हैं। इससे जहाज रडार पर कम दिखाई देता है, वो स्टेल्थी हो जाता है और उनकी सिग्नल क्वालिटी भी बेहतर होती है, और इवन इनको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। जापान की कंपनियों ने इन्हें अपने मोगामी क्लास फ्रिगेट्स के लिए बनाया था, लेकिन अब भारत और जापान मिलकर इसे भारतीय युद्धपोतों के लिए बनाएंगे। जापान भारत को डिजाइन और इंजीनियरिंग सपोर्ट देगा और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका इंटीग्रेशन और को प्रोडक्शन करेगी। इवन दोस्तों भारत और जापान मिलकर जहाजों की मरम्मत और सर्विसिंग यानी MROs पर भी काम करेंगे। यही नहीं दोस्तों, DRDO और जापान की एटला मिलकर नई तकनीकों पर बातचीत कर रही है, जैसे पानी के अंदर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, रोबोटिक्स और एंटीड्रोन सिस्टम के लिए। दोस्तों भारत अब इजिप्ट में होने वाले दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में हिस्सा लेने जा रहा है। यह अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसे अमेरिका और इजिप्ट मिलकर हर 2 साल में करवाते हैं और ये 1980 से लगातार हो रहा है। भारत की तरफ से तीनों आर्म फोर्सेस के 700 से ज्यादा जवान इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे और इसे कहते हैं ट्राई सर्विस कंटिजेंट, यानी कि तीनों ही सेनाओं का एक संयुक्त दल। यह अभ्यास पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र का सबसे बड़ा मिलिट्री डील माना जाता है। इसमें अमेरिका, मिस्र, भारत समेत कई देश की सेनाएं एक साथ ट्रेनिंग करती हैं। इस एक्सरसाइज का जो मकसद है वो है आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करना। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि इफ द नीड अराइज अगेन द ओपनिंग विल बी डन बाय द नेवी, यानी कि एक बार अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है तो शुरुआत करेगी भारतीय नौसेना।
उनका ये बयान दोस्तों ये संकेत देता है कि भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है और इवन दोस्तों यहाँ से पड़ोसियों को भी एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि ये केवल आश्वासन नहीं है। यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख ने एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग कर दी है दुनिया के सामने। जो उनका संदेश दोस्तों इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार भारत केवल रक्षा नहीं करेगा बल्कि पहला यानी कि फर्स्ट डिफेंसिव एक्शन भी करेगा। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर आर्मी के ऑफिसर के साथ स्पाइस जेट वालों ने बदतमीजी की थी और इसका पूरा का पूरा दोष आर्मी ऑफिसर के ऊपर मंड दिया। लेकिन अब ये देखिए कि डीजीसीए ने आर्मी के इस ऑफिसर के ऊपर 5 साल का नो फ्लाई बैन लगा दिया है। सीसीटीवी में दोस्तों साफ दिख रहा है कि पहली शुरुआत स्पाइस जेट के कर्मियों ने की थी उन पर हाथ उठा करके, उसके बाद सेना के जवान ने उनको कूटा। लेकिन दोस्तों एंगल देखिए और परसेप्शन देखिए कैसे बदल दिया गया और इस ऑफिसर के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 5 साल का बैन, इसकी जरूरत क्या है? क्या हर झगड़े पर इस तरीके की सजा देना सही है? दोस्तों इसमें तो ऐसा लगता है कि मानो डीजीसीए मिसाल बनना चाह रहा है कि उन्होंने बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई की है। इवन दोस्तों यहाँ पर कोई घटना की जांच की नहीं गई है, बिल्कुल जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि केवल एयरलाइन के स्टाफ के बयान के बेसिस पर ही ये एक्शन लिया गया है सेना के अधिकारी पर। इवन दोस्तों सेना का भी अपना मैकेनिज्म होता है, इसमें बाकायदा डीजीसीए को सेना के साथ मिलकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। सिर्फ अफसर ही गलत है तो ये बात भी कहनी बिल्कुल सही नहीं है। एयरलाइन स्टाफ की भी जिम्मेदारी होती है कि यात्रियों के साथ वो प्रोफेशनली व्यवहार करे। अगर स्टाफ की भी गलती थी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? इवन दोस्तों इस तरीके का जो कठोर बैन लगाया गया है वो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसकी सर्विस और उसकी कर्तव्य निष्ठा की जो इमेज है उसको भी प्रभावित करता है। जहां एक और अनुशासन जरूरी है तो दूसरी ओर न्याय और अनुपात भी उतना ही अहम हो जाता है। लगता है कि इस मामले में सजा ज्यादा और ट्रांसपेरेंसी कम दिखाई गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।